हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रंजना स्वामी केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड ऑर्गेनाइजर का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम ऑर्गेनाइजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजर्स मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजर्स एम्ब्रियोनिक टिश्यू में पाया जाने वाला वो सेल ग्रुप होता है जो दूसरे सेल ग्रुप को या दूसरे टिश्यू को डिफरेंशिएशन के लिए इंडक्ट करता है, उनको इंड्यूस करता है। जर्मन फिलोजिस्ट हैंस स्पीमेन एंड मैनगोल्ड साइंटिस्ट ने ट्राइटूरस नाम के म्यूट सैलामेंडर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट दिया। 1935 में उन्हें उनके वर्क ऑर्गेनाइजर इफेक्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। ऑर्गेनाइजर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्पीमेन के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और एक्सपेरिमेंट देखने से पहले हम एम्फीबियन के जाइगोट का स्ट्रक्चर, फर्टिलाइज्ड एग का स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट है। इसमें ऊपर की तरफ एनिमल पोल वाला हिस्सा पाया जा रहा है, नीचे की तरफ वेजिटल पोल वाला हिस्सा जिसमें योग की मात्रा ज्यादा होती है, और बीच में एक एरिया होता है, लेस पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसे ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है। तो देखते हैं हम स्पीमेन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। स्पीमेन ने एक एम्फीबिया का एक जाइगोट लिया और उसे बीच से एक नॉट लगा दी। नॉट इस तरह से लगाया कि दोनों अर्धांश में ग्रे क्रिसेंट वाला हिस्सा आए। एक पार्ट में न्यूक्लियस था जबकि दूसरे पार्ट में न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा था। नॉट इस तरह से लगाया गया था जिससे कि वो उस दोनों अर्धांशों के बीच में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का आदान प्रदान हो सके। अब उन्होंने देखा कि इसमें, इस जाइगोट में दोनों हिस्सों में ही क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो गई है और ब्लास्टोमिया बनने लग गए हैं। अब उन्होंने जब 16 सेल्ड स्टेज आई तब उन्होंने इस नॉट को टाइट कर दिया जिससे दोनों अर्धांश अलग अलग हो गए और अब इन दोनों अर्धांशों को उन्होंने डेवलप होने दिया। उन्होंने देखा कि दोनों अर्धांशों से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है, एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन गए हैं। अब देखते हैं हम स्पीमेन का दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से स्पीमेन ने न्यूट का फर्टिलाइज्ड एग लिया, लेकिन इस बार नॉट, जो पिछली बार लॉन्गिट्यूडनली लगाए गए थे, इस बार ट्रांसवर्सली लगाए गए हैं, जिसके कारण एक एरिया में ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट है जबकि दूसरे एरिया में ग्रे क्रिसेंट वाला पार्ट नहीं है, जिसके कारण देखिए तो सेम वही प्रोसेस की गई जैसे पिछले में की गई थी। 16 सेल स्टेज तक का दोनों ही पार्ट में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को आने जाने दिया गया, लेकिन 16 सेल स्टेज के बाद नॉट को टाइट करके दोनों अर्धांशों को सेपरेट कर दिया गया। अब यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट जिसमें ग्रे क्रिसेंट एरिया पाया जा रहा था वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि जिस एरिया में ग्रे क्रिसेंट एरिया नहीं था वो एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो कि लाइव स्ट्रक्चर नहीं था। ऊपर के दोनों एक्सपेरिमेंट से स्पीमेन एंड मैनगोल्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रे क्रिसेंट एरिया किसी एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि ग्रे क्रिसेंट एरिया नहीं पाया जा रहा है किसी पार्ट में तो वो पार्ट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो पाएगा। देखते हैं स्पीमेन का थर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एम्फीबिया की अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज वाला एक एम्ब्रियो लिया और इसमें
डॉर्सल पोर वाला जो हिस्सा होता है उसके कुछ ऊपर जो एक्टोडर्म की लेयर पाई जाती है उसे उन्होंने काट कर हटा दिया। अब जो एम्ब्रियो था उसे डेवलप होने दिया, तो उन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। ये देखकर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक्टोडर्म की लेयर तभी डिफ्रेंशिएट हो सकती है, तभी नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकती है यदि ये एम्ब्रियो से अटैच हो। इसमें इनका फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में डॉर्सल पोर के डॉर्सल लिप वाले हिस्से से मीजोडर्म की लेयर को हटा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मीजोडर्म की लेयर को हटा दिया गया है और एक्टोडर्म की लेयर वैसी ही बनी हुई है। तब बनने वाला जो एम्ब्रियो था उसमें भी नर्वस सिस्टम नहीं दिखाई दिया। इससे स्पीमेन ने ये कंक्लूजन निकाला कि मीजोडर्म जो है ये एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनाने के लिए, नर्वस सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में स्पीमेन ने 2 एम्ब्रियो लिए, जिसमें ये पहला एम्ब्रियो ए और ये दूसरा एम्ब्रियो बी। पहला वाला एम्ब्रियो अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज का लिया और दूसरा वाला एम्ब्रियो लेट गैस्ट्रुलर स्टेज का लिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज वाले एम्ब्रियो से डॉर्सल लिप वाले पोर्शन से उन्होंने एक छोटा सा ग्राफ्ट निकाल लिया जो कि प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्डल सेल का था। ये ग्राफ्ट इन्होंने निकाल लिया और उसके बाद इसे दूसरे एम्ब्रियो में जो कि लेट गैस्ट्रुला स्टेज में था उसके वेंट्रल साइड पर प्लेस कर दिया। ये इसका डॉर्सल पोर है, ये डॉर्सल लिप इस होस्ट एम्ब्रियो की, और यहाँ पर जो ग्राफ्ट किया गया वो उनके वेंट्रल साइड पर किया गया। अब देखिए, कुछ समय बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस एम्ब्रियो में दोनों ही तरफ से इन्वेजिनेशन की प्रोसेस हो रही है। ये होस्ट का गैस्ट्रुलेशन के बाद और ये दूसरा ग्राफ्ट जो हमने इसमें डाला था, दूसरे एम्ब्रियो का ग्राफ्ट जो हमने इसमें डाला था, वो भी इन्वेजिनेशन की प्रोसेस करने लग जाता है। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक और नोटोकॉर्ड वेंट्रल हिस्से में, जो उसके एब्डोमेन वाला हिस्सा था, वहां पर एक और नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब और मीजोडर्मल सेल सभी बनने लग गए। साथ ही सेकेंडरी गट का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये होस्ट का खुद का नोटोकॉर्ड, उसका न्यूरल ट्यूब और गट, और ये वो पार्ट जो ग्राफ्ट किया गया था। मतलब ये सेकेंडरी पार्ट है, ये आगे चल के एम्ब्रियो में चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये होस्ट का एम्ब्रियो और उसके एब्डोमिनल रीजन पर एक और सेकेंडरी एम्ब्रियो या इंड्यूस्ड एम्ब्रियो देखा। इसलिए मैंने अपने सभी एक्सपेरिमेंट के बाद में ऑर्गेनाइजर को लेकर जो कंक्लूजन निकाला, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि डॉर्सल लिप, ब्लास्टोपोर का डॉर्सल लिप ऑर्गेनाइजर की तरह इफेक्ट करता है और गैस्ट्रुलेशन को इंड्यूस करता है। न्यूरल डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो न्यूरल एक्टोडर्म के पीछे कॉर्डा मेसोडर्मल टिश्यू जो पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ट्रिगर होती है और उसके बाद डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल लिप होता है उसके पास सेल्फ डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होती है। वो न सिर्फ दूसरे ऑर्गन को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडक्शन देता है, बल्कि वो खुद भी डिफरेंशिएट होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। स्पीमेन के
एक्सपेरिमेंट से अगला कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि इंडक्टर को या ऑर्गेनाइजर को रेस्पॉन्सिव टिश्यू के बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए, उसके संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि ये इवोकेटर्स रिलीज करते हैं जो कि डिफ्यूजन से टारगेट टिश्यू तक का जाता है। अगला, जो इंडक्टर होते हैं उनके इंडक्टिव पावर केवल कुछ लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं, इसके बाद वो नॉर्मल ऑर्गन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और उनमें इंडक्शन की कैपेसिटी अब खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म होता है ये अनस्पेशलाइज्ड होता है, मीन्स ये ऑर्गेनाइजर के इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करते हैं। ये जिन ऑर्गेनाइजर के कांटेक्ट में होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं हम ऑर्गेनाइजर के कैरेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइजर का जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वो है इंडक्शन, मतलब ये अपने सराउंडिंग में जो सेल है जो इनके कांटेक्ट में है उनको ये सिग्नल भेजते हैं, जिससे जो दूसरे टिश्यू होते हैं वो इंड्यूस होकर के डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में आता है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता पाई जाती है। ये साथ ही ये दूसरे ऑर्गन को बनाने के लिए टिश्यूज को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। सेल्फ डिफरेंशिएशन की क्षमता भी इसमें होती है। जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ये न सिर्फ दूसरे टिश्यू को इंडक्ट करते हैं, ऑर्गन बनाने के लिए उनको यूज करते हैं, बल्कि ये खुद भी किसी ऑर्गन में चेंज होते हैं। जैसे कि कॉर्डा मेसोडर्म की जो कोशिकाएं हैं ये न्यूरल एक्टोडर्म को डिफरेंशिएट होने के लिए इंड्यूस करती है, साथ ही साथ में ये खुद भी आगे चल के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। ऑर्गेनाइजर्स अपने आसपास की सराउंडिंग में उनके कांटेक्ट में जो कोशिकाएं होती हैं केवल उन्हीं को इंड्यूस कर सकते हैं। ये अपने में से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं जो रेस्पॉन्सिव टिश्यू को डिफरेंशिएशन के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर के पास जो इंडक्शन का पावर होता है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये केवल कुछ समय के लिए ही इंडक्शन कर सकते हैं और इसके बाद ये नॉर्मल टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है उसमें ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनाने की एबिलिटी होती है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजर्स दूसरे ऑर्गेनाइजर्स के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे यदि किसी एक्सपेरिमेंट में कोई ऑर्गेनाइजर दूसरे एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट किया जाए तो वह ऑर्गेनाइजर होस्ट के ऑर्गेनाइजर के काम में कोई इफेक्ट नहीं करता है और दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। ऑर्गेनाइजर रीजन और स्टेज स्पेसिफिक होते हैं। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने के लिए ही सिग्नल देता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइजर रीजन स्पेसिफिक होते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है हेड ऑर्गेनाइजर और दूसरा है ट्रंक ऑर्गेनाइजर। हेड ऑर्गेनाइजर क्या होता है देखते हैं। तो आर्केंटेरॉन गैस्ट्रुला स्टेज में आर्केंटेरॉन की जो छत होती है उसके सेल, जिनको हम कॉर्डा मेसोडर्म कहते हैं, उनका एंटीरियर पार्ट हेड रीजन बनाने के लिए इंडक्शन देता है, इसलिए इसे हेड ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आर्केनसेफेलिक इंडक्टर और ड्यूटेरेनसेफेलिक इंडक्टर। आर्केनसेफेलिक इंडक्टर
और ब्रेन, आईज, ईयर्स, नोज, रूडिमेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए इंडक्शन देंगे और ड्यूटेरेनसेफेलिक इंडक्टर हाइंड ब्रेन और ईयर वेसिकल बनाने के लिए इंडक्शन देंगे। इसके बाद देखते हैं हम ट्रंक इंडक्टर क्या होता है। तो ट्रंक इंडक्टर या ट्रंक ऑर्गेनाइजर, इसे स्पाइनोकॉर्डल ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। ये आर्कियटेरॉन की छत पे जो सेल पाई जाती हैं, जिनको हम कॉर्डल मिजोडम सेल कह रहे हैं, उनका पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो कि ट्रंक रीजन और टेल बर्ड बनाने के लिए इंडक्शन देता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ऑर्गेनाइजर रीजन स्पेसिफिक होते हैं। हेड ऑर्गेनाइजर हेड का फॉर्मेशन कर सकता है और जो ट्रंक ऑर्गेनाइजर होते हैं ये ट्रंक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर के कुछ और टाइप्स देखते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में शुरुआत में बनने वाले ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो ब्लास्टुला को गैस्ट्रुला में चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स गैस्ट्रुलेशन के लिए ये जरूरी होते हैं। इसमें 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। पहला है ग्रे क्रिसेंट एरिया, दूसरा डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर और तीसरा कॉर्डा मिजोडम। तो हमने स्पीमेन के एक्सपेरिमेंट में पहले ही देखा कि जाइगोट के जिस अर्धांश में, जिस हाफ में ग्रे क्रिसेंट पार्ट नहीं था, वह अर्धांश एम्ब्रियो फॉर्मेशन में सक्षम नहीं रहा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में वो फेल हो गया। और ये भी देखा कि ब्लास्टोपोर का डॉर्सल लिप गैस्ट्रुलेशन के लिए बहुत ही आवश्यक था। कॉर्डा मिजोडम के जो सेल थे वो न्यूरलेशन के लिए जरूरी थे, न्यूरल प्लेट के फॉर्मेशन के लिए, न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए जरूरी थे। तो इस प्रकार हम ये देखें कि तीनों प्रकार के ऑर्गेनाइजर एम्ब्रियो के गैस्ट्रुलर स्टेज तक आने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। गैस्ट्रुलर स्टेज के एंड में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और एम्ब्रियो में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन का बनना शुरू हो जाता है और एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बिना प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर से इंड्यूस हुआ रेस्पॉन्सिव टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के बाद यदि खुद ऑर्गेनाइजर बन जाए, इट मीन्स यदि ये इस रेस्पॉन्सिव टिश्यू में अब ऐसी क्षमता आ जाए, ये एबिलिटी आ जाए कि ये अब किसी दूसरे टिश्यू को इंडक्ट कर सकता हो, उसको डिफ्रेंशिएशन के लिए सिग्नल दे सकता हो, तो अब ऐसे डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिव टिश्यू को सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहेंगे। इसके बाद देखते हैं टर्शियरी ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के जैसे ही यदि सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर से इंड्यूस हुए रेस्पॉन्सिव टिश्यू अपने एडजेसेंट दूसरे अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू को डिफ्रेंशिएशन के लिए इंडक्ट करने लग जाएं, तो अब इन्हें टर्शियरी ऑर्गेनाइजर कहेंगे। इसी प्रकार क्वार्टनरी ऑर्गेनाइजर और इसके आगे। इंडक्शन की एक पूरी चेन चलती है, एक कास्केड सिस्टम बनता है जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, सभी टाइप के ऑर्गन बनते हैं और एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब हम डायग्राम में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑर्गेनाइजर को एग्जाम्पल सहित देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लेट गैस्ट्रुलर स्टेज का एक एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे की तरफ ये कॉर्डा मिजोडम के सेल हैं और इनके ऊपर एक्टोडम की कोशिकाएं हैं। ये है न्यूरल एक्टोडम की कोशिकाएं। तो कॉर्डा मिजोडम की जो कोशिकाएं होती हैं ये अपने ऊपर स्थित
एक्टोडर्म की कोशिकाएं, न्यूरल एक्टोडर्म और एक्टोडर्म की कोशिकाओं को इंड्यूस करती हैं, इनको इंडक्ट करती हैं न्यूरल प्लेट में चेंज होने के लिए, और न्यूरल प्लेट न्यूरल ट्यूब में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, न्यूरल ट्यूब में चेंज हो गया है और अब इसमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है और इस तरीके से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉर्डा मेसोडर्म की कोशिकाओं के इंडक्शन से न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉर्डा मेसोडर्म यहाँ पर कहलाएगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और न्यूरल ट्यूब कहलाएंगे रेस्पॉन्सिव टिश्यू। यहाँ देखिए फोर ब्रेन का जो पार्ट था ये डायनसेफेलॉन में डिफरेंशिएट हुआ है। डायनसेफेलॉन से एक ऑप्टिक वेसाइकल, एक आउटग्रोथ निकलता है जिसे ऑप्टिक वेसाइकल कहते हैं, बाहर आता है और सोमेटिक एक्टोडर्म के कांटेक्ट में आ जाता है। सोमेटिक एक्टोडर्म की कोशिकाएं जो ऑप्टिक वेसाइकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, इनको ऑप्टिक वेसाइकल इंडक्शन देगा लेंस में चेंज होने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्टिक वेसाइकल क्या हुआ, जो खुद किससे बना था, कॉर्डा मेसोडर्म की कोशिकाओं के इंडक्शन से बना था और अब ये खुद डिफरेंशिएट होकर के ऑप्टिक वेसाइकल में चेंज हो चुका है और सोमेटिक एक्टोडर्म की कोशिकाओं को लेंस बनाने के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्टिक वेसाइकल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। यहाँ देखिए ऑप्टिक वेसाइकल जो कि आगे की तरफ आउटग्रोथ किया हुआ था, बाद में इसमें ये अंदर की तरफ इसकी जो ऊपर लेयर होती है, ये वाली जो लेयर थी ये नीचे की तरफ धस जाती है और ये ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन करते हैं। और चूंकि पहले ही ये सोमेटिक एक्टोडर्म के कांटेक्ट में आ चुके थे, तो ये सोमेटिक एक्टोडर्म की कोशिकाओं को इंड्यूस कर चुके हैं और सोमेटिक एक्टोडर्म की कोशिकाएं रेस्पॉन्सिव टिश्यू में बदल चुकी हैं। और ये देखिए सोमेटिक एक्टोडर्म की कोशिकाएं नीचे की तरफ आकर के लेंस प्लेटोड का फॉर्मेशन या लेंस वेसिकल का फॉर्मेशन करती हैं, जो आगे चल करके एक कंप्लीट लेंस को बनाता है। तो अभी तक हमने देखा कि ऑप्टिक वेसाइकल जो कि सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर था के इंडक्शन से, सरफेस एक्टोडर्म के इंडक्शन से लेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो लेंस होते हैं ये ऑप्टिक वेसाइकल फॉर्म करके सामने की तरफ अगेन इस सरफेस एक्टोडर्म से कांटेक्ट में आ जाते हैं और अब ये जो लेंस है ये टर्शियरी ऑर्गेनाइजर का काम करेंगे और सरफेस एक्टोडर्म की कोशिकाओं को कॉर्निया बनाने के लिए इंडक्शन देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये प्रोस्पेक्टिव कॉर्निया का है और इस स्टेप में आप देखिए कि यहाँ पर लेंस जो है ये सरफेस एक्टोडर्म से कॉर्निया का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक लिस्ट है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स और उनके द्वारा इंड्यूस्ड ऑर्गन के नाम है, देख सकते हैं आप इसे। इस प्रकार इंडक्शन की पूरी चेन चलती है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस करके एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है।